नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने पॉडकास्ट चैनल रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय नेता कहें बीजेपी के श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में रहेगा। आज का हमारा पॉडकास्ट का जो टाइटल रहेगा वो यही रहेगा कि क्या योगी आदित्यनाथ जी भारत के भविष्य में संभावित प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी एडिट के, सीधी बात। तो पहला सवाल मैं अपने साथी शाश्वत से ये पूछूंगा कि क्या योगी आदित्यनाथ जी, जैसे कहते हैं अक्सर कि राजनीति उनका पूरा समय का काम नहीं है, और ऐसे में क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानना उचित रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जिनका जन्म का नाम है अजय मोहन सिंह बिष्ट, जो कि पंचूर उत्तराखंड से हैं, हमारे गढ़वाली भाई हैं। कि उनका जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ 1996 से शुरू हुआ था एज ए MP फ्रॉम गोरखपुर, और गोरखपुर से सांसद रहे हैं मेरे ख्याल से 4 या 5 बार के। और फ्रॉम मार्च 2017 से आज तक वो यूपी के CM हैं। उनके बारे में, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो नाथ संप्रदाय के पीठाधीश होते हैं, वो हैं गोरखनाथ मंदिर में जो गोरखपुर में पड़ता है। वो नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े योगी हैं, और उनके जो फॉलोवर्स हैं जो भी नाथ संप्रदाय को मानते हैं वो उनके मेन है। जैसे नेपाल में मानते हैं उनको, क्योंकि नेपाल का जो राजा था, इससे पहले का जो राजा था, वो जो शाही परिवार नेपाल का है वो भी नाथ संप्रदाय के ही उससे आता है, फेथ से आता है, जो हिंदू धर्म का नाथ संप्रदाय है। तो योगी जी केवल भारत में नहीं बल्कि नेपाल में बहुत प्रचलित है। अच्छा, आपने जो सवाल बोला कि क्या योगी जी अक्सर कहते हैं कि उनका पार्ट टाइम हुआ है, देखिए उनका कहने का मतलब इसमें यह है कि वो और राजनेताओं की तरह राजनीति में नहीं है जो अपना घर भरे। मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने अपने, क्योंकि वो सन्यासी हैं, उनका गृहस्थ कुछ जीवन कुछ है नहीं, वो ब्रह्मचारी आदमी है और योगी हैं, तो उनका मेन कहने का मतलब ये था कि वो राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए हैं। उनका वो नहीं है जी कि पूरा आप अपने बच्चों को भी टिकट दें, अपने नातियों को भी टिकट दें, या एक तरह से पूरी लूट खसूट करें। उनका कहने का मतलब यही था कि ये मेरा पार्ट टाइम नहीं, क्योंकि वो उसके महंत है। गोरखनाथ जो उनका गोरखनाथ मंदिर है, जो कि गुरु गोरखनाथ की परंपरा से ये उनके शिष्य हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि मैं इस हिसाब से, अगर आप इस एंगल से देखें तो वो उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि मैं पार्ट टाइम ही राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कभी भी उन्होंने यूपी जैसा स्टेट संभाला है जो कि दुनिया का सबसे पहला मोस्ट पॉपुलेटेड इंटाइटी है, नेशनल इंटाइटी है। नेशनल इंटाइटी मतलब किसी स्टेट का, मतलब किसी देश का राज्य जो, या कोई प्रोविंस होता है किसी देश का, उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है वो यूपी है। यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से ज्यादा है। मेन बात यह है, अकेले रशिया से ज्यादा है यूपी की पॉपुलेशन। और यूपी को भारत का एक तरह से बोला जाता है राजनीतिक हार्टलैंड, जहाँ से PM चुने जाते हैं। आज तक जितने PM चुने गए वो यूपी से चुने गए हैं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए, आप जो है मोदी जी देख लीजिए। तो यूपी जो है एक तरह से राजनीति का हार्टलैंड है। तो उनकी जो राजनीति है, उन्होंने जो पिछले 8 सालों में जो यूपी को संभाला है, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पहले होती थी, दंगे, लूटपाट, ये जितनी भी चीजें यूपी से जोड़ी जाती थी, उन्होंने आज उसको पूरा चमका दिया है स्टेट को। तो इस हिसाब से उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि वो कर्मयोगी है। एक हम देखते हैं राजनीति में भारत में आज तक सारे जो भी राजनेता रही है वो भोगयोगी रही हैं, मतलब खाली भोग करे हैं उन्होंने केवल। मतलब उनसे उम्मीद करना, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था क्योंकि जैसे वो अगर खुद ना चाहें या खुद वो ये सोचे कि चलो मैंने उत्तर प्रदेश में सेवा दी थी, मुख्यमंत्री रहा, वहाँ पे मैंने लॉ एंड ऑर्डर जो भी उनकी ईमानदारी से काम करना था किया, और भारत के लिए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए वो कहीं मना करते हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला कि मतलब लोगों की उम्मीदें तोड़ेंगे तो नहीं हो? देखिए, ये तो अब उनके ऊपर ये निर्भर करता है। ये बात मैं सीधी बता दूं, क्योंकि हम जैसे अक्सर देखते हैं कि क्योंकि कई कयास लगाए जाते हैं कि मोदी जी कब रिटायर होंगे, क्योंकि अब वो परसों 75 साल के होने वाले हैं। 17 सितंबर को, आज से 17, 18, 20 दिन बाद। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद लोग अक्सर बीजेपी में भी काफी नाम चलता है कि इनके रिटायरमेंट के बाद, मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद कौन लाइन पे उत्तराधिकारी कौन होगा PM लाइन में। तो उसमें मेनली नाम आता है नितिन गडकरी जी का, अगर आप देखें। और नितिन गडकरी जी का नाम तो है बिल्कुल वरीयता में है, क्योंकि वो भी 70 के आसपास के हैं। और उसके बाद लोग राजनाथ सिंह भी बोलते हैं, जो कई लोग कहते हैं उम्र में ज्यादा है। हाँ जी, मेरे ख्याल से वो तो उम्र में ज्यादा होंगे। हाँ, उम्र में ज्यादा होंगे, लेकिन मतलब उस तौर पे कहते हैं।
उम्र में ज़्यादा, हाँ, उम्र में ज़्यादा ही होंगे वो। और आपके फिर कई लोग अपने अपने हिसाब से जो कार्यकर्ता, जो किसी फेवरेट जो नेता होते हैं, वो कहते हैं, कोई हिमंत बिस्वा शर्मा को जो कह रहे हैं, जो आसाम के सीएम है, कई जो है देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है, उनको भी कह रहे हैं। चलो तो कहने का मतलब ठीक ये है। है कि योगी जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही विजनरी लीडर हैं और बहुत ही, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, क्योंकि वो, उनका खोने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो वो राजनीति को केवल विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए ही करते हैं। ठीक है। अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि गोरखपुर में उनकी राजनीति शुरू हुई योगी आदित्यनाथ जी की, क्या उनको उनकी राजनीति यात्रा गोरखपुर से शुरू हुई दिल्ली तक की राजनीति तक लेके जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो वो गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। वो अपने ऑफिशियल आवास में रहते हैं लखनऊ में, लेकिन हफ्ते में कई बार वो गोरखपुर जाते रहते हैं। तो उनका लगाव, क्योंकि उनका जो मठ है वो गोरखपुर में स्थित है। वो सांसद रहे हैं 5 या 4 बार के, तो उसके बाद वो गोरखपुर से बहुत जुड़े हुए थे, गोरखपुर से वो सांसद थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो विजन है या उनका जो करने का तरीका है, स्टाइल है, उससे कई लोग खुश हैं। जब 2020 में कोविड था, मुझे अभी भी याद है, तो ऑस्ट्रेलिया का कोई मिनिस्टर था, तो वहाँ का कन्वॉय आया था भारत में। उन्होंने स्पेशली योगी जी की तारीफ करी और उसने कहा कि योगी जी को हमें दे दो, ये प्रॉपर हैंडल कर देंगे। क्योंकि जो कोविड सिचुएशन, यूपी जैसा जो इतना पॉपुलेटेड है, जो अकेला रसिया से ज़्यादा पॉपुलेटेड इंटाइटी है, नेशनल इंटाइटी है, उसको किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, जहाँ इतनी जनसंख्या हो, और उसको कोविड में किस तरीके से उन्होंने रोकथाम करी, बिल्कुल एकदम मैनेजमेंट बिल्कुल सही किया। तो एक ऑस्ट्रेलिया का आया था, उसने कहा यार इनको हमें, आप हमारे यहाँ दे दो, ये मैनेज कर लेंगे। तो इस उनकी पॉपुलैरिटी मतलब खाली देश में नहीं, राज्य नहीं, बाहर भी है। क्योंकि पहले अक्सर लोग जो है हेजिटेशन करते थे कि यार भगवा कपड़े वाला है, ये साधु संत फकीर होगा, लेकिन अब उनको जो है पश्चिम के लोग आ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट अकेला यूपी में खींचा है, एफडीआई खींचा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खींचा है, अलग देश के लोग आ रहे हैं। कई बार बिल गेट्स उनसे मिलते हैं, कई बार पश्चिम के जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनसे मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर है। सबसे मेन इन्वेस्टमेंट भी ये होता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, कहीं उनकी कोई किसी ने लूट कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी फैक्ट्रीज में, तो ये चीजें होती है। तो योगी जी ने बिल्कुल प्रॉपर संभाल रखा है, तो वो चीजें संभवतः उनको दिल्ली तक ले जा सकता है। ठीक है शाश्वत, अगला सवाल जो कि बहुत ही, ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में रहता होगा, ये सवाल रहेगा कि योगी जी को कई बीजेपी नेता पीएम मोदी के सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में मानते हैं या कहते भी रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई इंटरव्यू में बोलता है। तो क्या उनकी लोकप्रियता मोदी जी जितनी इतनी व्यापक है जो उनका उत्तराधिकारी वो हो सकते हैं? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब 2017 में योगी जी बने थे, तो वो एक्चुअली में पार्टी की जो मेन थी, उनका नाम नहीं था सीएम कैंडिडेट में, उनको बाकायदा मोदी जी ने उठाया। क्योंकि यूपी में योगी जी का उस समय बिल्कुल भी नाम नहीं था, वो एकदम से उठाए गए मार्च 2017 में। उससे पहले जो उम्मीदवार थे वो थे केशव प्रसाद मौर्य, जो अभी वहाँ डिप्टी सीएम है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक तो आरएसएस जुड़े हुए आदमी थे, और दूसरा वो अमित शाह जी के, जो समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उनके वो खास थे। तो योगी जी क्योंकि ग्राउंड उससे नहीं थे बीजेपी से, वो डायरेक्ट बीजेपी में जुड़े थे, वो आरएसएस वाले कैडर से नहीं थे, क्योंकि अमित शाह, मोदी जी खुद आरएसएस वाले हैं, तो इसलिए उनकी संभावना कम थी। लेकिन मोदी जी ने उनको स्पेशल देखा, उनके साथ शुरू से उनका एक लगाव था, जुड़ाव था, तो उन्होंने देखा बंदे में क्वालिटी है, स्पेशल मोदी जी ने उनको उठाया। क्योंकि हम बिल्कुल जानते हैं कि उस टाइम 2017 में चुनाव हुआ था, तो 3 साल ही हुए थे कि बीजेपी को, मोदी जी को केंद्र सरकार में फर्स्ट टर्म में 3 साल ही हुए थे। तो उस समय जो भी चुनाव जीते जा रहे थे वो मोदी लहर में जीते जा रहे थे। जैसे हमारे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने, तो जब वो जीते तो मोदी जी ने उनको एज अ कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट उठाया। तो बीजेपी की मतलब मोदी जी के एकदम विश्वसनीय उनके साथ बनती है, ये बात बहुत बड़ी करेक्ट है। तो इसमें कहने का मतलब, जैसे आपने कहा कि क्या योगी जी बीजेपी, मतलब बीजेपी नेता योगी जी को वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यूपी में अगर आप देखें तो योगी जी की अपनी एक सेना होती थी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम कहते हैं हिंदू युवा वाहिनी, एक हिंदूवादी संगठन था। बिल्कुल, जैसे योगी जी की सरकार बनी, उन्होंने उनको मतलब उसको डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड मतलब उनको मतलब मेन स्ट्रीम में कर दिया। तो उनका अभी वो है, ऑपरेट करती है वो हिंदूवादी कार्यों में, लेकिन अब योगी जी उसमें ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि वो ऑफिशियली सीएम बन चुके हैं। तो वहाँ से भी उनको काफ़ी कैडर सपोर्ट मिलता है, और जो ग्राउंड वर्कर हैं यूपी में, वो योगी जी को बहुत पसंद करते हैं। तो इस वजह से लोग जो है योगी जी को देखते हैं और बिल्कुल मानते हैं कि वो मोदी जी के विश्वसनीय हैं। क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, और यूपी जैसे बड़े राज्य में किसी ऐसी
सीएम को तो उतार नहीं सकते। खुद जहां से मोदी जी बनारस से ही जीत के आते हैं, उनकी सीटी बनारस में है, लेकिन गुजरात से है। और यूपी कहते हैं कि जैसे बिहार को कहते हैं कि आईएएस देने वाला राज्य है, तो यूपी जो है प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है। ये एक बहुत बड़ा अपवाद मतलब फैक्ट है। तो इसलिए योगी जी को मोदी जी बिल्कुल खास है उनके, और उनका अधिकारी बिल्कुल मानना बिल्कुल सही है। जैसे आपने उनकी कहा लोकप्रियता का कारण ये भी हो सकता है कि जो यूपी जैसे राज्य में उन्होंने लॉ एंड हाँ, ऑर्डर इतना सुधारा। बिल्कुल, ये बिल्कुल और मेरा कहना बिल्कुल उनका सही है कि यूपी जैसे राज्य में जो कि एकदम पिछड़ा हुआ था एक तरह से, हम क्या अक्सर कहते हैं यूपी बिहार, तो एक तरह से स्लैंग माना जाता था, यूपी बिहार बोल दिया मैं। यूपी को आज उन्होंने इतना, ये लगा लीजिए कि दूसरी बड़ी इकोनॉमी है स्टेट वाइज। पहले में महाराष्ट्र है और दूसरे में यूपी बन गया है, या तीसरे में गुजरात है। जबकि यूपी पहले बहुत पीछे पायदान पे होता था, वो केवल गन्ने की खेती या खेती वगैरह के लिए होता था। तो यूपी किस तरीके से आगे बढ़ा, आप कृषि में देखिए तो पहले पंजाब में वीट होती थी, अब फिर एमपी ने उसको पछाड़ा और यूपी भी दूसरे या तीसरे नंबर पे है वीट प्रोडक्शन में। गुंडागिर्दी कितनी थी, दंगे होते थे, हर बार दंगे होते थे, और औरतों का, हाँ, औरतों का रात निकलना मुश्किल हो जाता था, सेक्सुअल असॉल्ट होता था, छेड़खानी होती थी, ईव टीजिंग होती थी, मर्डर होते थे, आए दिन आप भी लगा लो, चोरियां होती थी, बड़े बड़े जो बिल्डर होते थे वो रंगदारी होती थी, सब बंद करवा दिया, सब योगी जी ने बंद करा दिया है। और मैं मान के चलता हूँ कि जितने भी अवैध काम हुए हैं वो हुआ है। मेन बात योगी जी की ये है कि उन्होंने जो अपनी पॉलिसी चलाई, उन्होंने अपनी जो उनकी इमेज मतलब हिंदूवाद को लेकर भी और विकासवाद को लेकर भी उन्होंने दोनों चीज करी है। जब वो पहले पहले सीएम बने तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जो खासकर विपक्षी लोग थे कि यार ये तो साधु संत आदमी, ये क्या करेगा। उन्होंने विकास भी किया और विकास के साथ में उन्होंने अपना हिंदूवाद भी बरकरार रखा, ऐसा नहीं कि हिंदूवाद छोड़ दिया। तो इस तरीके से उन्होंने यूपी को काफी बनाया है, इसलिए वो बिल्कुल आप लोगों को लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, बिल्कुल अब बहुत ज्यादा है। आपने भी जो फैक्ट बताया बिल्कुल ये सही है। अगला प्रश्न ये रहेगा कि क्या जो हमारे योगी जी की बुलडोजर पॉलिटिक्स वाली एक छवि है और एक सख्त कानून व्यवस्था वाले वो हैं, जो ये छवि है, क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आकर्षक मॉडल बन सकती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स है, उनको अक्सर बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। देखिए सर, जो हमें पहले बात ये समझनी पड़ेगी कि योगी जी ने कुछ भी इलीगल काम नहीं किया। अगर वो विकास कर रहे हैं या बुलडोजर पॉलिटिक्स है तो वो संविधान के तहत ही हो रहा है। हम मेन चीज ये देखते हैं कि बीजेपी की सरकार के आने से पहले, चाहे केंद्र में हो चाहे यूपी में हो, संविधान का पालन ही नहीं किया जाता था। मतलब जो चीज हो रही है संविधान के तहत ही हो रही है। जो क्रिमिनल है उसमें संविधान में क्या लिखा है, उसको सजा देने का प्रावधान है, पहले नहीं होता था। तो वो सजा दे रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, संविधान से बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर वो बुलडोजर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल जिसका अतिक्रमण होगा उसको पहले नोटिस दिया जाता है, जितने भी मामले में देखते हैं। और ऐसा तो नहीं कि किसी का अतिक्रमण नहीं है उसको वैसे तोड़ दिया, नहीं, ये थोड़ी होता है। बिल्कुल इलीगल काम होगा। अब जो कोई अपराधी है तो उसका जो बिल्कुल गलत तरीके से, गलत पूंजी से या गलत पैसे से उसने कुछ बना रखा होगा तो टूटेगा, सीधी सी बात है। इसमें तो गलत कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन मेन बात आपने कही कि जो उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स है, क्या वो पूरी दुनिया भारत में चमकेगी? तो मैं ये मानता हूँ कि भारत में नहीं, वो विदेशों में चमकी है। अभी 2022 में जब चुनाव था तो न्यू जर्सी यूएस में पड़ता है, वहाँ जो भारतीय डियास्पोरा के जो लोग थे, भारतीय जो इमिग्रेंट्स थे, जो यूपी से जो खासकर थे, उन्होंने बिल्कुल एक बुलडोजर रैली निकाली 2022 में, जब चुनाव हुआ था न्यू जर्सी में। तो उन्होंने क्या किया कि वो बुलडोजर रैली निकाल के योगी जी का पोस्टर लगा के, वो एक तरह का साइन था कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं। वो जबकि भारतीय थे और ज्यादातर वो यूपी के थे, जो वहां से इमिग्रेंट्स थे। तो कहने का मतलब है कि उनकी भारत में नहीं बल्कि यूएस जैसे देशों में भी जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनके साथ भी उनकी काफी मतलब उनकी लोकप्रियता है। अगर हम भारत की बात करें तो जब वो अभी 2020 में हैदराबाद में चुनाव थे म्युनिसिपल के, तो जैसे वो गए तो सारे लोग बुलडोजर लेके आ गए वहां, क्योंकि उनकी छवि बिल्कुल बुलडोजर बाबा वाली है। और वो एक तरह से नेशनल आइकन बन चुके हैं हिंदुत्व के और विकास के। सख्त कानून व्यवस्था तो रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि करप्शन कम करना है, बिल्कुल, और ये गुंडागर्दी खत्म करनी है, तो सख्त कानून व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। इंडियन लॉ के हिसाब से हमें पता है कैसा फ्रेजाइल लॉ है इंडिया का, उसके साथ अगर आप ढीले तरीके से चलोगे यूपी जैसे राज्य में तो बिल्कुल राज्य तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सख्त कानून से, सख्त उससे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उनको लोह पुरुष बनाता है विकास के लिए भी और हिंदुत्व के लिए भी। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी बिल्कुल कारगर है, अच्छा बिल्कुल सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो चुका है काफी तक। तो बहुत बड़े लोग भी साउथ के लोग ये नहीं है कि मोदी जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो योगी जी को ना करें, बिल्कुल कर रहे हैं। भले थोड़ा सा इशू आता है हिंदी लैंग्वेज का। अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु जैसे स्टेट भी अभी बीजेपी ने नहीं जीते, क्योंकि अभी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। हम हिंदी भाषी लोग हैं, बीजेपी को अक्सर हिंदी लैंग्वेज वाली पार्टी बोला जाता है, हिंदी हार्टलैंड वाली जो पार्टी है। लेकिन धीरे धीरे करके साउथ में जब हिंदुत्व का लहर चलेगी तो योगी जी एज अ नेशनल आइकन बन रहे हैं। हम अक्सर
एक बात जोड़ते हैं दो लोगों का, योगी मोदी। हम किसी और का तो नहीं जोड़ते ना, किसी तीसरे नेता का, हम योगी मोदी तो बोलते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, विकास और हिंदुत्व का जो है पैटर्न है वो साथ में, क्योंकि बीजेपी की पहचान ही हिंदुत्व है, सीधी सी बात है, ये है सर मेरे ठीक है। तो फिर ये चीज का कभी कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि कई लोगों के मन में यह है कि योगी जी हिंदूवादी हैं या हिंदुओं का ही ज्यादा वो करेंगे, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, हमें पता है कि जो रिलीजन होता है वो पर्सनल मैटर होता है, पर्सनल चॉइस होती है। योगी जी पिछले 8 साल से यूपी में सीएम है, उन्होंने क्या कोई ऐसी योजना बताई योगी जी की या केंद्र सरकार की जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करी हो जिसमें मुस्लिमों को ना मिला हो? कितने टॉयलेट बने? अभी से एक सर्वे आया था पिछले साल, रामपुर यूपी में पड़ता है, जहाँ की 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो रामपुर में, जहाँ से आजम खान जी अभी वो सांसद थे और एमएलए रह चुके हैं, तो रामपुर में एक गांव का जहाँ 90% मुस्लिम थे, और सबको जो है स्टेट जो बेनिफिशरीज आती हैं, मतलब स्टेट जो पॉलिसीज आती हैं लाभ की या केंद्र की, सबको मिली है। वोट उनको बीजेपी को देना ना देना वो अलग चीज है, लेकिन मिली है। इसका मतलब ये कि वो भेदभाव नहीं करते कि किसको देना है नहीं देना, क्योंकि ये तो लॉजिक सी बात है, क्यों वो भेदभाव करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा, वो चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट, वो उनको सजा मिलेगी। अब जैसे हम देखते, कई लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है, नहीं है। आप अगर देखें कितने गैंगस्टर उन्होंने हिंदुओं में मारे हैं। जैसे हम आपने 2020 में बिक्रू कांड सुना था, जिसमें एक विकास दुबे नाम का एक इनकाउंटर हुआ था, जिसका उसने 8 पुलिस वाले मारे थे कानपुर में, वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, तो उसका उन्होंने इनकाउंटर किया, जबकि वो पंडित आदमी था। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो केवल हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, वो लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। अब वो अलग बात है कि ज्यादातर गैंगस्टर उससे निकल रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक जो हम कहते हैं कि अब वो है, मतलब इत्तेफाक है, इसलिए वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। विकास सबका होता है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, लेकिन कायदे में रहना है तो फायदे में रहना, उनका डायलॉग भी है। तो ये चीज उनको दिखाती है, उनको कोई हार्ड लाइन ये नहीं बोल सकता कोई कि वो एक समुदाय के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो उनका, क्योंकि वो गेरुआ पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस है, वो मठाधीश है। जो मोदी जी भी कहते हैं कि वो मेरा मतलब धर्म है, वो मेरा बिल्कुल रिलीजन है, उस हिसाब से चलना बिल्कुल हमारा कर्तव्य है। वो तो हर धर्म का है, हम किसी मोहम्मदन की टीका थोड़ी लगा सकते हैं, वो उसके रिलीजन का हुआ है। दैट्स द मेन पॉइंट सर। अब फिर दूसरी बात ये है कि ये उन नेताओं की तरह नहीं है जिसे हम अखिलेश यादव बाकी पार्टी के देखते हैं, जो उस समय जालीदार टोपी पहन लेते हैं, उस समय मंदिर में चले जाते हैं वोट के लिए। नहीं, इनका मतलब है विकास, अब तुम्हें वोट देना दो वरना मत दो, लॉ एंड ऑर्डर चलेगा अपना, क्योंकि उसी से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। ये मेन बात है सर। ठीक है, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत विकास किए हैं, बहुत योजनाएं लाए, तो जो उत्तर प्रदेश की विकास योजनाएं हैं, जैसे डिफेंस कॉरिडोर हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बहुत से, क्या यह उनको भारत के विकास पुरुष की भी छवि दिला सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यूपी को हमने देखा, जैसे कई कॉरिडोर बने हुआ, चाहे मंदिर, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, और अभी हमने देखा कि वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा था, जिसका विरोध किया लोगों ने। कॉरिडोर का मतलब सिंपल से ये है कि आप तंग गलियों से एक बिल्कुल रास्ता बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, चाहे उसमें मकान टूटे, कई तो मंदिर भी टूटते हैं, लेकिन उससे जो पर्यटन होंगे उसको आने में सुविधा होगी, क्योंकि वहाँ गलियां हैं पुराने जमाने की। तो बाकी बिहार में बनना चाहिए, उसका बन रहा है। हाँ, बन रहा है कि नहीं? हाँ, उसका तो लेकिन विरोध हो रहा है उसका, लेकिन बनेगा वो। और बाकी बिहारी कॉरिडोर, वहाँ मैं पर्सनली खुद भी गया हूँ। हाँ, आप गए होंगे, बहुत दिक्कत होती है वृंदावन में। हाँ, गलियां हैं, बाइक लगी है, क्योंकि ये पुराने शहर है। नहीं, वो भी है, पर वहाँ जब इतने श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ कई बार जान की बन आती है, स्टैम्पेड हो जाता है, भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल भगदड़ मच सकती है, बच्चों के दबने का डर होता है, दबने का डर है। ऐसी जगह पे तो कॉरिडोर बनना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जैसे काशी विश्वनाथ में बना, मोदी जी ने वो बिल्कुल बन गया है, और कई मंदिरों में ऐसा बनता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वृंदावन का विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो लोकल पुजारी है, उनकी दुकानें जा रही हैं, उनका भी इसमें अपना स्वार्थ है कुछ ना कुछ। देखिए, जब आप, हमें पता है आपका रोजगार से चलता है, और वहाँ के पुजारी जो मेन है, जो वहाँ के गोस्वामी जो कास्ट होती है, जो मंदिरों को चलाती है श्री कृष्ण की, तो उनको उससे कुछ दिक्कत है कि वो कह रहे हैं कि इससे धार्मिक वो हो जाएगा, मतलब धार्मिक पवित्रता खत्म हो जाएगी, उनका ऐसा कुछ कहना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि विकास भी जरूरी है, बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मंदिर का वो करना है तो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं यूपी में, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब यूपी में लग रही है, हथियार बन रहे हैं। गौतम अडानी जी ने, जो गौतम अडानी है, उन्होंने अपनी एक उनकी कंपनी है जो कि वेपन्स बनाती है। जैसे हम पश्चिम से या रशिया से वेपन्स लेते हैं, तो अब वो वेपन्स हमारी इंडियन कंपनी बनाएंगी, और उसका जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर योगी जी ने बनाया है, जिसको हम डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं।
तो वोकल फॉर लोकल होगा। अब हम जो इंडियन आर्मी हो इन 7 से बढ़कर बढ़िया बढ़िया ऑटोमेटिक गन चलाएंगी, उसके लिए बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर योगी जी ने तैयार किया है, जो हम डिफेंस कॉरिडोर बोल रहे हैं। और अगर आप यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो पहले वेस्टर्न एक्सप्रेस वे था, आगरा एक्सप्रेस वे था जो दिल्ली से आगरा को जोड़ता था, फिर वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे था वो। अब इन्होंने योगी जी के तहत अंडर ही जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी हो चुका है, जो आपको लखनऊ से और उधर बिहार तक जो पूर्वांचल वाला इलाका है, मिर्जापुर बनारस गाजीपुर वाला इलाका है, उसको भी जोड़ता है। अकेला इन्होंने पूर्वांचल में, क्योंकि वो कम विकसित एरिया था, पूर्वांचल माने जो बनारस के उस वाला एरिया है, वहाँ ईस्टर्न यूपी जिसको कहते हैं, वहाँ योगी जी ने कितने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए हैं, क्योंकि उनको फिर लखनऊ आना पड़ता था, किसी को दिल्ली आना पड़ता था, तो जिसके कारण ना केवल यूपी के बल्कि जो बिहार के जो लोग हैं उनको भी वहाँ से सुविधा मिल रही, क्योंकि नज़दीक है। तो इन्होंने एक ही राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों, दूसरे राज्यों को भी फायदा दिया, क्योंकि झारखंड की बॉर्डर पे लगता हुआ एरिया। तो इनको मैं मानता हूँ कि इन्होंने काफ़ी यूपी जैसे बड़े राज्य का काफ़ी उद्धार किया है, जो विकास के तौर पे, लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे, और इनकी जो छवि है हिंदुत्व वाली उसको भी बैलेंस रखे। ये नहीं कि हिंदुत्व की छवि बिगाड़ दी वोट के लिए, उन्होंने कभी भी अपने धर्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ, विकास सबका होगा, लेकिन अब जैसे कोई उनको जबरदस्ती बोलेगा कि तुम भाई इफ्तार पार्टी दो मुस्लिमों को या टोपी पहनो, तो वो नहीं, क्योंकि वो पर्सनल चॉइस है। जब मोदी जी ने भी एक बार बहुत उनको वीडियो वायरल होती है, जब वो कोई टोपी पहना रहा था उन्होंने मना कर दिया था। ये तो सीधी सी बात है यार, चॉइस है। ये वो नेता नहीं है लालू या दूसरे पार्टी वाले की जो खजूर खाएं और दूसरी तरफ कुछ और बोले। तो ये सबसे शुद्ध पॉलिटिक्स मैं मानता हूँ। इसको आप हार्डलाइन वाली पॉलिटिक्स मत बोलें, इसको आप शुद्ध विकास वाली भारतीयता वाली राजनीति बोलें, जो योगी जी करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि योगी जी भारत के विकास पुरुष के रूप में छवि इनकी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, बन चुकी है। बस ये जरूरी है कि अब उनको वो अब माने, एक्सेप्ट करें पोजीशन को, या कैडर उनको आगे करे, क्योंकि वो है तो बीजेपी की जुड़े हुए, जैसा उनको कैडर आदेश देगा वो स्वीप करेंगे। लेकिन हाँ, ये सबसे जमदार दावेदार मैं मानता हूँ ये है, क्योंकि एक तो उनका परिवार नहीं है, तो ये करप्शन बिल्कुल नाम की जीरो चीज है। और दूसरा ये मेहनत है, मेहनत जो सेलिब्रेसी पालन करते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनका विजन बिल्कुल क्लियर होता है। मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि हम इंसान तो भोगाचारी हैं, हमें कंज्यूम करनी चीजें, पैसा कमाना है, वो करना है, लेकिन फकीरों का क्या है, इसलिए वो अच्छा विकास कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। योगी जी पे तो बात करने के लिए बहुत पूरा दिन भी कम पड़ेगा। फिर नए पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक पर फिर से हम आएंगे। आपको अगर आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके लाइक, शेयर या कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा, सब हमें एनकरेजमेंट मिलेगी, हम और अच्छे टॉपिक पे, नए टॉपिक पे पॉडकास्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच आज का पॉडकास्ट देखने के लिए। धन्यवाद।